हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसके स्टडी में। इस पर बोर्ड की तैयारी कराया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन का पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके कारण हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ये किस रूप में चलती है? तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, पूछा जा सकता है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो प्रकाश किस में चल सकती है? तो निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये पूछा जा सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे याद रखें। और अगला है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दोनों को याद कर लें। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसे याद कर लें। अगला टॉपिक है किरण। यानी किरण क्या होती है? जिसे इंग्लिश में किरण को रे कहते हैं। किरण क्या होती है? तो प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ यानी रास्ता, गमन माने चलना, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है यानी चलती है उसे किरण कहते हैं। ये कोई रास्ता है यानी पथ यानी रास्ता, इसमें प्रकाश गमन कर रही है, दिशा को किरण कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किसे? किरणों के समूह को, यानी बहुत सारे किरणों के समूह यानी बहुत सारे किरण को प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसकी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में दिखाते हैं आप लोगों को, ये एक प्रकाश पुंज है, ये एक प्रकाश पुंज है, ये एक प्रकाश पुंज है, ये एक दूसरे के समांतर, इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला टॉपिक है दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जिसमें सभी प्रकाश पुंज एक बिंदु पर मिलती हो। यानी एक कोई प्रकाश पुंज है, एक प्रकाश पुंज है, एक प्रकाश पुंज है, ये सभी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज को संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसे याद रखें। अगला है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको देखते हैं। जिस पर प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से निर्गित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है? इसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैल जा रहा है, जिसमें एक बिंदु से सभी किरणें फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ये कोई बिंदु है, इसे सभी किरणें प्रकाश पुंज फैल जा रही है, तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इसका अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम है अपसृत प्रकाश पुंज। याद रखें तीनों को। कौन कौन होगा तीनों? समांतर प्रकाश पुंज, इसमें तीनों समांतर होगा, इसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगे। अपसारी, इसमें सभी किरणें प्रकाश पुंज एक बिंदु पर मिलेंगे। अपसारी, इसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैल जाएगी। अगला है टॉपिक है आत्मदीप पदार्थ यानी सेल्फ ल्यूमिनियस। आत्मदीप पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं से उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रदीप पदार्थ, जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, ये भी प्रकाश को खुद से उत्पन्न करता है। तारे, ये भी प्रकाश को खुद से उत्पन्न करते हैं। दीपक यानी मोमबत्ती, दिया, ये सब प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, यानी खुद से करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो इसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। आगे है अदीप पदार्थ यानी आत्मदीप का उल्टा अदीप पदार्थ, यानी इसे नॉन लुमिनियस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में।
इसको जानते हैं, यह है अदीप्त पदार्थ यानी नॉन लुमिनस, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित कर देते हैं, यानी इसको क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो खुद से प्रकाश की उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी स्वयं प्रकाश के उत्सर्जित नहीं करता हो, उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल है पत्थर, टेबल और कुर्सी, ये प्रकाश को खुद से उत्सर्जित नहीं करता। जो खुद से उत्सर्जित करेगा उसे आत्मदीप्त कहेंगे, जो खुद से उत्सर्जित नहीं करेगा उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। आगे है नोट। नोट एक जरूरी है। इस नोट में क्या कह रहा है, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। चंद्रमा भी क्या है, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, ये प्रदीप्त नहीं है, यानी आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है चंद्रमा, ये अदीप्त है। ये खुद से प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि सूर्य के प्रकाश जो चंद्रमा पड़ती है उसे परिवर्तित कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। इसे याद रखें, पूछा जा सकता है कि चंद्रमा किस प्रकार का पदार्थ है, तो ये किस पदार्थ का है, प्रकार का पदार्थ है, तो अदीप्त पदार्थ का पदार्थ है। आगे है प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आग तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। यानी जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी ये कोई वस्तु है, ये कोई आदमी है, तो यहाँ से प्रकाश निकल कर इस वस्तु के पास आ रहा है, तो जिस क्षेत्र से होकर आ रहा है उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हवा, पानी, कांच और ताप, ये सब प्रकाशीय माध्यम है। पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल में दे दे, क्वेश्चन में दे देगा, पर चुनिए इसमें कौन प्रकाशीय माध्यम है, दे देगा हवा दे देगा, पत्थर दे देगा, ईंट दे देगा, दीवार दे देगा, इसमें कौन हो जाएगा, तो हवा हो जाएगा। इसे ध्यान में रखें। अगला है प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, यानी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। पहला समांगी माध्यम जानते हैं किसे कहते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, यानी समांगी माध्यम किसे कहेंगे, जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते होंगे उसे ही समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे जल और कांच, इसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं, इसे समांगी माध्यम कहेंगे। एग्जाम्पल को ध्यान में रखें। अगला है विषमांगी माध्यम, तो समांगी माध्यम का उल्टा हो जाएगा। विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। समांगी माध्यम में समान होते थे, इसमें असमान हो जाएंगे, प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। जैसे में विभिन्न हवा का मिश्रण, दूसरा हो जाएगा कैल्साइट आदि, ये दोनों विषमांगी माध्यम का उदाहरण है। आगे है पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण स्वरूपन गमन निकल जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी ये कोई पदार्थ है, इससे प्रकाश होकर आर पार बाहर निकल जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से बाहर निकल जाएगी, तो इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, पानी और हवा। कांच से प्रकाश बाहर निकल जाएगा होकर, पानी से भी होकर बाहर निकल जाएगा और हवा से, तो इसे हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा ये तीनों। आगे है अपारदर्शी पदार्थ, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी ये कोई पदार्थ है, इधर से प्रकाश आएगा तो इधर से बाहर नहीं, इधर से प्रकाश नहीं निकलेगा, इधर से प्रकाश नहीं निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। यानी इधर से प्रकाश आ रहा है परंतु इधर से नहीं निकलेगा, इधर से नहीं निकलेगा, तो इसे कौन सा पदार्थ कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे ईंट, पत्थर से होकर प्रकाश नहीं आर पार होगा, ईंट से भी प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे है परभासी पदार्थ, इसे जानते हैं। परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है परभासी पदार्थ कहलाता है। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है परभासी पदार्थ कहलाता है। यानी प्रकाश का कुछ भाग, पूरा नहीं कुछ भाग, ये कोई पदार्थ है, इससे प्रकाश का पूरा नहीं कुछ भाग बाहर निकल जाए तो उसे परभासी कहेंगे। जैसे में इसका एग्जाम्पल है
तेल लगा कागज, एक कागज है, इस पर तेल लगा दें तो इस पर अगर टॉर्च को मारेंगे तो इसका पूरा भाग बाहर नहीं निकलेगा, यानी कुछ कुछ भाग इधर दिखाई देगा, तो उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। घिसा हुआ कांच ये भी प्रभासी पदार्थ है। आइए अब हम लोग छाया पढ़ेंगे। छाया को इंग्लिश में शैडो कहते हैं। तो छाया किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। इसे समझते हैं। ये कोई अपारदर्शी पदार्थ है, इधर से प्रकाश आ रही है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है तो इसके पीछे अंधकार क्षेत्र बन जाता है। ये अपारदर्शी पदार्थ है, जैसे प्रकाश आ रही है तो इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाता है तो इसके पीछे अंधेरा छाया बन जाता है, जिसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी तरह प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों को पहले माध्यम वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी ये कोई प्रत्यक्ष सतह, ये प्रकाश आया, ये प्रत्यक्ष सतह पर टकराया और उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे प्रत्यक्ष सतह कहते हैं। यानी प्रकाश जिस सतह से टकराती है, किस सतह से टकराती है, इस सतह से टकरा रहा है तो इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। किसे? इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। जो पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है, तो चांदी है जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह, इसे याद कर लेना। आगे है वैसे समांतर परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समांतर उपयोग में परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रकृति के अनुसार। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। आइए समझते हैं इसे। पहला है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। ऐसे परिवर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, यानी प्रकाश की किरणें जब चिकनी है और चमकीली है, इस सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परिवर्तन हो जाती है। यानी यहाँ से आया और यहाँ से चला गया, नियमित रूप से परिवर्तन हो गया, इसे ही नियमित परिवर्तन कहते हैं। आगे अनियमित परिवर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं। ये कोई सतह है, रुखड़ी और चमकीली सतह। जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी, इधर ये आया, इधर से इधर चला गया और ये इधर से इधर चला गया, ये नियमित रूप से परिवर्तन नहीं हुआ। इधर से ये आया, इधर चला गया, इधर से इधर, जैसे तैसे परिवर्तन हो गया, तो इसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन नियम कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित होती है। कैसे? तो निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित होती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम को समझने के पहले कुछ पदों को जानना जरूरी है। विभिन्न पदों के नाम इस प्रकार हैं। पहला आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे,
जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। समझते हैं, जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये कोई दर्पण है, इस पे किरण आ रही है कि सतह पर, दर्पण की सतह पर वह किरण जो आपतित होती है उसे पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये वाला आपतित किरण। आगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। दर्पण की जिस सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, ये कोई दर्पण है, सतह पर ये कोई बिंदु है जिस ये आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है आपतन बिंदु कहलाता है। परिवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परिवर्तित किरण कहलाती है। यानी ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, इससे आपतित किरण आई, परिवर्तन के बाद वापस लौट गया, इसे ही अपवर्तित किरण कहते हैं। वह किरण जो दर्पण के परिवर्तक सतह से, यह परिवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, टकराकर यह इधर से आया, दर्पण से टकराकर वापस लौट गया, तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आगे अभिलंब यानी नॉर्मल जिसे कहते हैं, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। यानी ये कोई दर्पण है, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर लंब हो, ये दर्पण हो गया प्रवर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर लंब को अभिलंब कहते हैं। आ गया दूसरे शब्द में अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 का कोण बनाती है। कहीं ना ये दर्पण सतह के साथ 90 का कोण बनाता है अभिलंब। कृपया यह ध्यान रखें कि अभिलंब कोई किरण नहीं है। अभिलंब क्या है? अभिलंब कोई किरण नहीं है। हम लोग ध्यान रखें कि अभिलंब कोई किरण नहीं है, यह रेखा है, बल्कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है। यानी जो आपतित किरण है और परिवर्तित किरण, ये दोनों को अभिलंब अलग करता है। आपतित किरण को और परावर्तित किरण को अभिलंब अलग अलग कर देता है। आगे है आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनती है आपतन कोण कहलाती है। यानी हो जाएगा ये कोई दर्पण है, इस पर आपतित किरण पड़ा, इधर लौट गया, ये बिंदु है आपतन बिंदु, ये अभिलंब है, अभिलंब 90 कोण बना रहा है। कहे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। यानी ये वाला, ये जो कोण बन रहा है अभिलंब के साथ कोण बन रहा है आपतन किरण है, ये अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे ही कच बोलेंगे, तब आपतन कोण बोलेंगे। आगे हो गया परिवर्तन कोण, आपतन कोण अब परिवर्तन कोण, यानी परिवर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। इसे देखते हैं, दर्पण है, आपतित किरण हुआ, ये परिवर्तित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये अभिलंब हो गया। यानी ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर मिली और इसे परिवर्तित किरण निकली। जो परिवर्तित किरण निकली ये वाला, ये अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसे ही परिवर्तन कोण कहेंगे। यानी आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच परिवर्तन कोण पूछे तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे परिवर्तन कोण कहेंगे। और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है और परिवर्तित किरण को आर से सूचित किया जाता है। आगे है प्रकाश के परिवर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र
सतहों के लिए समान होती है, यानी समतल और वक्र सतह दोनों के लिए समान होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। आप लोग दिखाते हैं, ये कोई सतह है, इस पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर आपतन, ये बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तो ये प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहलाएगा। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो तो नियमानुसार हो जाएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हो तो नियमानुसार, यानी हो जाएगा नियमानुसार। आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण को एंगल, ये हो गया कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, ये बराबर होगा एंगल आर का, यानी परावर्तन कोण का। दूसरा नियम क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, ये हो जाएगा दूसरा नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। दूसरा नियम आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन दोनों में से एक हमेशा पूछा जाता है। हम लोग के टाइम आया था प्रकाश का अपवर्तन, आप लोग को हो सकता है टाइम में प्रकाश का परिवर्तन आ जाए, तो इसे ये दोनों दम VVI है, इससे आप लोग दम याद रखें, मोस्ट VVI है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को, जिसका नाम है SK स्टडी, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। इस पर बोर्ड की तैयारी पूरा कराया जाएगा। अगला फिर आएगा इस पे VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, तो इस चैनल से आप लोग बने रहें, इसे सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले। तो थैंक यू, आप फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।